हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपीय कंपनियों के आगमन को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और ये कंपनियां जो थी, यूरोपीय कंपनियां कैसे आई, इसके पृष्ठभूमि को हम लोगों ने समझा है कि क्या पृष्ठभूमि था और कैसे ये पहले भी देखिएगा मध्यकाल में भी इनका व्यापार हमने समझा था कि मध्यकाल में भी भारत के पूर्वी तट से लाल सागर के होकर के व्यापार होता था। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई, जैसे 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया साम्राज्य का जब पतन हो गया और वहां उस्मानिया साम्राज्य का आधिपत्य हो गया, जिसके फलस्वरूप जो स्थल मार्ग से और लाल सागर होकर के अरब के देशों से जो व्यापार होता था उस पर उस्मानिया साम्राज्य का प्रभाव हो गया, जिसके फलस्वरूप वो रास्ता और कठिन हो गया और ज्यादा खर्चीला हो गया। इसी समय अब हमने देखा कि यूरोप में पुनर्जागरण की स्थिति थी, पुनर्जागरण हुआ, नवजागरण की चेतना आई और वहां पर वहां के लोगों में तार्किक क्षमता का विकास हुआ और वो खोजी प्रवृत्ति के हो गए, अर्थात टेक्नोलॉजी का भी विकास हुआ। उसके माध्यम से वो लोग विभिन्न उन्होंने साहसिक कदम उठाया और उसके माध्यम से वो अलग अलग स्थलों की रास्ते की तलाश करने लगे। इसी सिलसिले में पहला जो स्पेन का जो यात्री था, हमने देखा कि स्पेन का यात्री जो था वो भारत को खोजने चला, लेकिन वो रास्ता भटक करके कहाँ अमेरिका चला गया, जिसका नाम आप लोग जानते हैं कि वो कोलंबस पहला व्यक्ति था जो भारत की तरफ आया, लेकिन रास्ता भटक के कहाँ चला गया, अमेरिका चला गया और वहां के लोगों को उसने रेड इंडियन की संज्ञा थी। उसके बाद आप देखेंगे कि पुर्तगाल का राजकुमार हेनरी द नेविगेटर, हमने देखा था कि पुर्तगाल का राजकुमार जो हेनरी द नेविगेटर था वह साहसिक कदम उठाया और अपने शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित किया और उसने दिशा सूचक यंत्र बनवाया। दिशा सूचक यंत्र के साथ साथ वह समुद्री मार्गों का चित्र भी तैयार करवाया। हेनरी द नेविगेटर, नाम याद रखेंगे, पुर्तगाली राजकुमार हेनरी द नेविगेटर जो था वह दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार करवाया और उसके साथ ही जो समुद्र तटीय स्थल थे उनके उस मार्ग का वो मैप भी तैयार करवाया। इसी सिलसिले में जब उसने अपने साहसिक समुद्र यात्रियों को प्रोत्साहित किया, इसी सिलसिले में आप देखेंगे कि पहला दल वो पुर्तगाल से चला और कुछ दूर आगे आया। आगे आने के बाद अटलांटिक महासागर में, अफ्रीका के तटवर्ती क्षेत्र में, और यहाँ से लौट गया और इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। लौटने के बाद उस अभियान दल ने अपना अनुभव, अपना यात्रा वृतांत वहां के लोगों से साझा किया। पुर्तगाली जो राजकुमार था हेनरी द नेविगेटर से साझा किया और उसके फलस्वरूप वो वहां तक का मैप तैयार करवा लिया। फिर दूसरा दल कुछ उसी मैप के सहारे आगे बढ़ा और वहां से वो भी आगे बढ़ के फिर लौट गया। इसी तरह ये सिलसिला चलते रहा। इसी सिलसिले में देखेंगे कि जब तीसरा जो दल था उसका प्रमुख, तीसरा जो दल था उसका नेतृत्व बार्थोलोमेओ डियाज कर रहा था। तीसरे दल का नेतृत्व बार्थोलोमेओ डियाज कर रहा था और वह 1487 ईस्वी में, आपको पता है, ये पुर्तगाल से चला और पुर्तगाल से चलते हुए वो अफ्रीका के पूर्वी तट पर पहुंचा, जिसे केप ऑफ गुड होप कहते हैं। केप ऑफ गुड होप पर बार्थोलोमेओ डियाज पहला समुद्री यात्री था, पहला पुर्तगाली समुद्री यात्री था जिसने 1487 ईस्वी में
पुर्तगाल से चलकर केप ऑफ गुड होप पहुंचा। आप ध्यान रखेंगे, केप ऑफ गुड होप पहुंचने वाला पहला पुर्तगाली जो यात्री था उसका नाम क्या था? बार्थोलोम्यो डियाज। ध्यान रखेंगे, बार्थोलोम्यो डियाज केप ऑफ गुड से फिर वापस हो गया, वापस जाकर के अपने यात्रा वृत्तांत को शेयर किया। उसी के फलस्वरूप यहाँ तक की जानकारी पुर्तगाली यात्रियों को हो गई, पुर्तगाली यात्रियों की को केप ऑफ गुड होप तक की जानकारी हो गई। उसके फलस्वरूप 1497 ईस्वी में वास्को डिगामा पहला पुर्तगाली यात्री था जो पुर्तगाल से चला और केप ऑफ गुड होप होते हुए आपको भारत के कालीकट जो केरल में है, कालीकट के तट पर पहुंचा। जब वास्को डिगामा केप ऑफ गुड होप पहुंचा तो वहीं पर एक भारतीय जो गुजराती था, अब्दुल मुनीद नामक पथ प्रदर्शक उसे मिला। अब्दुल मुनीद, ध्यान रखेंगे, अब्दुल मुनीद नामक पथ प्रदर्शक वास्को डिगामा को मिला जो केप ऑफ गुड होप से आगे की रास्ता को उसने दिखाया। अर्थात ध्यान रखेंगे, केप ऑफ गुड होप तक की जानकारी वास्को डिगामा को पहले बार्थोलोम्यो डियाज के माध्यम से मिल चुकी थी। और यहाँ जब वास्को डिगामा पहुंचा केप ऑफ गुड 1497 ईस्वी में वो चला था कहाँ? पुर्तगाल से 1497, ध्यान रखेंगे, डेट को याद रखेंगे, 1497 ईस्वी में वास्को डिगामा पुर्तगाल से चला और जब केप ऑफ गुड पहुंचा तो यहाँ पर गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मुनीद से मुलाकात हुई और उसके डायरेक्शन से, उसके बताए हुए रास्ते पर वास्को डिगामा चला और वह कालीकट के तट पर 1498 ईस्वी में कालीकट के तट पर पहुंचा। ध्यान रखेंगे, 1497 ईस्वी में पुर्तगाल से चला और कहा जाता है कि 90 दिनों का समुद्री यात्रा करके 1498 ईस्वी में कालीकट के तट पर पहुंचा, जहां कालीकट का राजा जैमोरिन था। जैमोरिन उस वास्को डिगामा का स्वागत किया। हालांकि जब कालीकट के तट पर वास्को डिगामा पहुंचा तो वहां पहले से व्यापार कर रहे अरब व्यापारियों ने इसका विरोध किया, लेकिन विरोध के बावजूद जब जैमोरिन उसका स्वागत किया, स्वागत करने के बाद क्या हुआ कि जब वास्को डिगामा वहां से लौटा तो जैमोरिन उसके जहाजों को मसाले से भर दिया। और ध्यान रखेंगे, ये 4 जहाज के साथ गया था और चारों जहाजों पर जैमोरिन जो था वो मसालों से भर दिया। मसाले लेकर के जब वापस लौटा वास्को डिगामा जब वापस लौटा मसालों से लदे हुए जहाज के साथ, तो कहा जाता है कि वो जब वहां उसकी बिक्री की, व्यापार किया, तो उस मसाले से 60 गुना मुनाफा हुआ। और इस मुनाफे को देख करके वहां के व्यापारियों में उत्सुकता जगी और वो उत्सुक हो करके फिर व्यापार करने के लिए वो तत्पर हुए और तत्पश्चात उन लोगों का सिलसिला शुरू हुआ। इसी सिलसिले में आप देखेंगे, ध्यान रखेंगे, पहला पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा था। वह 1497 में पुर्तगाल से चला और 1498 में कालीकट के तट पर जो केरल में स्थित है वहां पहुंचा। और गुजराती वो किसके सहायता से? ध्यान रखेंगे, गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मुनीद के सहायता से वह कालीकट के तट पर पहुंचा। जब कालीकट के तट पर पहुंचा तो जैमोरिन नामक शासक वहां शासन कर रहा था। जैमोरिन उसका स्वागत किया। स्वागत के पश्चात वह जहाज से लदे हुए मसालों से लदे हुए जहाज को लेकर वापस आया। वापस जाने के बाद जब वो व्यापार किया तो उससे 60 गुना मुनाफा कमाया। इसके बाद व्यापारियों का सिलसिला शुरू हो गया आने का। आप ध्यान रखेंगे, अब्दुल मुनीद बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखेंगे। और
जब वास्को डी गामा पुर्तगाल से चला था तो वहां तत्कालीन शासक इमैनुअल प्रथम था। ध्यान रखेंगे, इमैनुअल प्रथम, इमैनुअल प्रथम पुर्तगाली राजा था और इमैनुअल प्रथम के शासन काल में ही वास्को डी गामा पुर्तगाल से चला और 1498 में आपको कालीकट के तट पर पहुंचा। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जी, आप ध्यान रखेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। 1500 ईस्वी में वास्को डी गामा के लौटने के बाद वास्को डी गामा 1598 में पहुंचा, कुछ दिन रहा और रहने के बाद जब लौटा तो दूसरा पुर्तगाली यात्री जो था 1500 ईस्वी में पेट्रो अल्बियस कैब्रल दूसरा पुर्तगाली यात्री था जो 1500 ईस्वी में भारत आया। भारत आने के बाद पेट्रो अल्बियस जो आया, यह कूटनीतिज्ञ भी था, जिसने यहाँ आकर के ऑब्जर्व किया, देखा कि भारत की जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति को इसने अच्छे से समझा और देखा और अनुमान लगाया कि यहाँ के क्षेत्रीय राजाओं के राजनीति में हस्तक्षेप करके व्यापारिक उद्देश्य पूरा किया जा सकता है। ध्यान रखेंगे, बहुत बड़ा कंसेप्ट है, आप ध्यान रखेंगे। जब पेट्रो अल्बियस कैब्रल 1500 ईस्वी में भारत पहुंचा और ये दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था, यह पहुंचा तो देखा, यहाँ की स्थिति को देखा, समझा, इसने समझा और इसको लगा कि यहाँ पर क्षेत्रीय राजा के राजनीति में हस्तक्षेप करके व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है और साथ में राजनीतिक हस्तक्षेप भी किया जा सकता है और राजनीतिक उद्देश्य की भी पूर्ति की जा सकती है, जो आगे चलकर पुर्तगाली यात्रियों का और पुर्तगाली गवर्नरों का नीति बना। इसी नीति पर पुर्तगाली यात्री क्रमिक रूप से कालांतर में जाकर के अपने शासन को स्थापित करने में सफल रहे। ध्यान रखेंगे। कैब्रल के बाद 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दोबारा आया। ध्यान रखेंगे, पहली बार कब आया था? 1498 ईस्वी में पहला पुर्तगाली गवर्नर वास्को डी गामा भारत पहुंचा कालीकट के तट पर। दूसरा जो था 1500 ईस्वी में पेट्रो अल्बियस कैब्रल दूसरा यात्री था भारत आने वाला। उसके बाद 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दोबारा जहाजी बेड़ों के साथ आया। जब वास्को डी गामा दोबारा आया तो जहाजी बेड़ों के साथ इसके साथ कुछ सैन्य सामग्रियां भी थी और उसके माध्यम से हिंद महासागर के क्षेत्र में जो पहले से अरब व्यापारी व्यापार कर रहे थे उनको वहां से हटाया, उनको यहाँ से खदेड़ दिया। उसके बाद देखेंगे, खदेड़ने के बाद वह रास्ता जो था हिंद महासागर का वो लगभग पुर्तगालियों के नियंत्रण में आने लगा। आप ध्यान रखेंगे, पुर्तगाली कंपनियों को भारत में आने के प्रमुख दो उद्देश्य थे। दो उद्देश्य को की पूर्ति के लिए वो भारत आए। पहला उद्देश्य था जो पहले से अरब और वेनिस के व्यापारी व्यापार कर रहे थे, व्यापार पर एक अधिकार था, उनको व्यापार से हटाना। पहला उद्देश्य, ध्यान रखेंगे, अरब और वेनिस व्यापारी जो जिनका प्रभाव भारतीय व्यापार पर था उनका प्रभाव खत्म करना, उनको व्यापार से हटाना पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य ध्यान रखेंगे, अरब और वेनिस व्यापारियों के प्रभाव को भारत में खत्म करना। दूसरा प्रमुख उद्देश्य था भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जी, ध्यान रखेंगे, स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है। पहला उद्देश्य अरब
और बेनिस व्यापारियों के प्रभाव को भारत में कम करना, उनके प्रभाव को समाप्त करना। और दूसरा उद्देश्य जो था भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना। इसी सिलसिले में हम देखेंगे आगे कि पुर्तगालियों का प्रभाव कैसे आगे बढ़ा, ये कैसे अपने व्यापार को आगे बढ़ाए और किस तरह प्रभावित होते गए। जब यह देख लिए कि स्थिति क्या है भारत में और समुद्री मार्ग पर इनका लगभग अधिकार होने लगा, उसके बाद पुर्तगाली शासकों ने इन व्यापारियों को प्रोत्साहित किया। प्रोत्साहित करने के बाद ये विशेष रूप से इनको प्रोत्साहित किया गया और साथ में शाही एकाधिकार भी देने की घोषणा की गई, जिसके फलस्वरूप यह व्यापार के प्रसार में ज्यादा सशंकित हुए और अपने व्यापार को बढ़ाए। पुर्तगाली साम्राज्य इसी के फलस्वरूप समुद्री मार्ग पर पुर्तगाली कंपनियों का, व्यापारियों का अधिकार हो गया। और आपको पता है पुर्तगाली समुद्री साम्राज्य को अर्थात कंपनी जो थी उसको एस्टादो द इंडिया नाम दिया गया। पुर्तगाली समुद्री साम्राज्य को अर्थात जो कंपनी व्यापार कर रही थी समुद्र में, उसको एस्टादो द इंडिया नाम दिया गया और इसको निर्देशित किया गया कि आप, और यह कंपनी जो थी ये कहाँ से शाही एकाधिकार प्राप्त थी और पुर्तगाल के राजाओं के द्वारा निर्देशित थी, जिसके फलस्वरूप ये पूर्वी क्षेत्रों से काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिए। और इसी के फलस्वरूप आप ध्यान रखेंगे 1503 ईस्वी में कोचीन में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना की। इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब वो फैक्ट्री की स्थापना कर लिए, अब अग्रसर हो रहे हैं अपने शासन तंत्र को स्थापित करने के लिए और अपना शासन व्यवस्था संचालित करने के लिए। इसी के फलस्वरूप भारत में हम देखेंगे कि प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर जो भारत में आए, वो कौन कौन प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर थे। इसी सिलसिले में देखेंगे, पहला पुर्तगाली गवर्नर जो था वो उसका नाम फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत आने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर था, जिसका समय 1505 से 1509 ईस्वी का है। अब ध्यान रखेंगे, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो था ये भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर पूछ लिया जाता है कि प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो ध्यान रखेंगे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। और यह अल्मेडा जो था तुर्की, गुजरात और मिस्र अर्थात तुर्की, गुजरात और मिस्र के संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। संयुक्त सेनाओं को ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जी। तुर्की, गुजरात और मिस्र के संयुक्त सेना को फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने परास्त किया और परास्त करने के बाद इसका पूर्ण रूप से एकाधिकार समुद्री मार्ग पर अर्थात हिंद महासागर के समुद्री मार्ग पर इसका एकाधिकार हो गया। और कहा जाता है इस सेना को पराजित करने के बाद, संयुक्त सेना को पराजित करने के बाद दीव पर इसने अधिकार कर लिया और इसके माध्यम से पुर्तगाली जो थे हिंद महासागर में और शक्तिशाली हो गए। इसी में कहा जाता है कि इस युद्ध में तुर्की, गुजरात और मिस्र के साथ जो संयुक्त सेना थी, संयुक्त सेना के साथ जब युद्ध हुआ, युद्ध में इसका पुत्र मारा गया। ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है कि किस युद्ध में अल्मेडा का पुत्र मारा गया, तो तुर्की, गुजरात और मिस्र के संयुक्त सेना के साथ जो युद्ध हुआ
उसमें अल्मेडा का पुत्र मारा गया और इसके फलस्वरूप पुर्तगालियों का गोवा पर एकाधिकार हो गया। अर्थात गोवा पर अधिकार होने के साथ ही हिंद महासागर में पुर्तगाली अब शक्तिशाली हो गए, सर्वशक्तिशाली हो गए अन्य कंपनियों के बनिस्बत। आप देखेंगे इसी के फलस्वरूप अल्मेडा जो था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, एक शांत जल नीति की चलाई, अर्थात ब्लू वाटर पॉलिसी इसको कहते हैं, ध्यान रखेंगे, ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई जिसे शांत जल की नीति कहते हैं। इस नीति में इसने यह घोषणा की कि हिंद महासागर क्षेत्र में अब पुर्तगाली गवर्नर, पुर्तगाली व्यापारियों का एकाधिकार होगा और इस व्यवस्था में शांत जल की नीति वाले व्यवस्था में इसने परमिट व्यवस्था अर्थात कार्टेज पद्धति को लागू किया, क्योंकि पहले से ही पुर्तगालियों का अधिकार हो गया था और वह अन्य अरब व्यापारियों को व्यापार करने के लिए अगर उस रास्ते से व्यापार कर रहे हैं तो उनको अब पुर्तगालियों से कार्टेज, परमिट या पारपत्र लेना पड़ता था। जो व्यापारी पारपत्र लेते थे, कार्टेज लेते थे, उन्हीं को इजाजत थी कि हिंद महासागर के क्षेत्र से वो व्यापार करें। इसके फलस्वरूप देखेंगे इसी के आधार पर अल्मेडा जो था, ये कार्टेज अल्मेडा काफिला पद्धति का प्रयोग किया। ब्लू वाटर पॉलिसी के माध्यम से ये कार्टेज अल्मेडा काफिला पद्धति का भी उपयोग किया। अर्थात कार्टेज का अर्थ है, ध्यान रखेंगे, समझेंगे, कार्टेज का अर्थ है आपको दस्तक, परमिट या पारपत्र। अल्मेडा का अर्थात वो अपने नाम पर रखा। दूसरा काफिला अर्थात जो कंपनी पुर्तगालियों से, अल्मेडा से पारपत्र लेते थे, परमिट लेते थे, उनको एक कार्टेज अल्मेडा काफिला के माध्यम से प्रोटेक्ट किया जाता था। अर्थात एक छोटी सैन्य टुकड़ी होती थी और उस सैन्य टुकड़ी से उनके जहाज को, उन व्यापारियों को प्रोटेक्शन दिया जाता था, सुरक्षा दिया जाता था, ताकि उन पर अन्य व्यापारी अटैक न कर पाए और समुद्री लुटेरे अटैक नहीं कर पाए। उसको कार्टेज अल्मेडा काफिला पद्धति के नाम से जानते हैं। अर्थात ध्यान रखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, इसने शांत जल नीति के माध्यम से कार्टेज अल्मेडा पद्धति की शुरुआत की, कार्टेज अल्मेडा काफिला पद्धति की शुरुआत की और इस पद्धति में था जो समुद्री व्यापारी इससे परमिट लेता था, इस व्यवस्था से परमिट लेता था, अर्थात उसको पारपत्र जब मिलता था, उसके फलस्वरूप वह एक छोटे सैन्य टुकड़ी के माध्यम से उसके जहाज को प्रोटेक्शन देता था, उसकी सुरक्षा देता था, जिसको कार्टेज अल्मेडा काफिला पद्धति कहते हैं। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो पुर्तगाली गवर्नर था वह अल्फांसो डी अल्बुकर्क। दूसरा पुर्तगाली गवर्नर जो था उसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसका समय जो था 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक यह भारत में रहा। देखिए, ध्यान रखेंगे, यह अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था, अल्बुकर्क 1503 ईस्वी में अल्बुकर्क स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में भारत आया था। अल्बुकर्क 1503 ईस्वी में स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में भारत आया और यह 1509 ईस्वी में भारत में वायसराय नियुक्त हुआ। 1509 ईस्वी में यह जो पहले स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में भारत आया था, वह 1509 ईस्वी में वायसराय के पद पर नियुक्त हुआ। नियुक्ति के बाद इसने अपने शासन तंत्र को स्थापित किया और इसी को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक हमेशा पूछ लिया जाता है, ध्यान रखेंगे।
अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और इसी ने बहुत सारे नीतियों को इम्प्लीमेंट किया, परिवर्तन किया। कहा जाता है कि पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह के लिए इसी ने प्रोत्साहित किया। कौन? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क को देखिए, ध्यान रखेंगे, वास्तविक संस्थापक कहते हैं। और अल्बुकर्क भारतीय स्त्रियों से पुर्तगालियों को विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जी, अल्बुकर्क ने सती प्रथा, उस क्षेत्र में सती प्रथा का प्रचलन काफी था, तो अल्बुकर्क ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। और इसी ने अपनी सेना में भारतीयों को भी भर्ती की, भारतीयों की भी भर्ती अपने सेना में की। लेकिन यह मुसलमानों के प्रति, मुस्लिम समुदाय के प्रति इसकी नीति जो थी यह काफी कठोर थी। ध्यान रखेंगे, 1510 ईस्वी में इसने बीजापुर के शासक आदिल यूसुफ शाह, ध्यान रखेंगे, 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल यूसुफ शाह से गोवा छीन लिया, जो कालांतर में पुर्तगालियों की राजधानी बनी। आप ध्यान रखेंगे, 1510 ईस्वी में वो बीजापुर के शासक आदिल यूसुफ शाह से गोवा छीना, जो कालांतर में पुर्तगालियों की राजधानी बनी। चलिए ध्यान रखेंगे जी, आगे बढ़ते हैं 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापारिक मंडी मलक्का और हरमुज, दो जगह हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जगह हैं जी। 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया के जो व्यापारिक मंडी थे मलक्का और हरमुज पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। और इसी के फलस्वरूप ये नौसैनिक शक्ति के रूप में काफी उभर चुके थे, शक्तिशाली हो चुके थे। इसी के बाद देखेंगे कि तीसरा जो बादशाह है वो नीनो डी कुन्हा आया। इसका समय 1500, हम लोग प्रमुख गवर्नरों को देख रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखेंगे। नीनो डी कुन्हा 1529 ईस्वी में भारत आया और ये 38 तक रहा। इसने नीनो डी कुन्हा राजधानी, पहले जो राजधानी कोचिन थी, तो यह कोचिन से गोवा ले आया। पुर्तगालियों की राजधानी नीनो डी कुन्हा कोचिन से गोवा लाया। और ये सैनथोम जो मद्रास में है, हुगली, सैनथोम हुगली और दीव जो काठियावाड़ा के पास है, में पुर्तगाली बस्ती की स्थापना कराई। ध्यान रखेंगे, सैनथोम, हुगली और दीव में इसने पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना करवाई। और इसी ने बंगाल के शासक बंगाल का शासक जो महमूद शाह था, उससे चटगांव और सतगांव, महमूद शाह से चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त की। याद रखेंगे, बंगाल के शासक महमूद शाह से उसने चटगांव और सतगांव में पुर्तगाली फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त की। इसी सिलसिले में देखेंगे, पुर्तगालियों ने अकबर से हुगली में, अकबर की अनुमति से हुगली में और शाहजहां की अनुमति से बंदेल में फैक्ट्री स्थापित की। ध्यान रखेंगे, किसके? अकबर के अनुमति से हुगली में और शाहजहां की अनुमति से बंदेल में फैक्ट्री स्थापित की। नेक्स्ट आते हैं 1532 ईस्वी में
1532 ईस्वी में मुगलों से पुर्तगालियों का कुछ अनबन हुआ। इस अनबन के तहत आप ध्यान रखेंगे, शाहजहां ने पुर्तगालियों से हुगली छीन ली। हुगली हुगली जो था, आप ध्यान रखेंगे, हम लोगों ने देखा यहाँ अकबर की अनुमति से पुर्तगाली कहाँ, हुगली में फैक्ट्री स्थापित कर रहे हैं, और शाहजहां के अनुमति से बंदेल में। लेकिन इसके बाद जब शाहजहां से अर्थात मुगलों से पुर्तगालियों की अनबन हुई, इसके फलस्वरूप 1632 ईस्वी में शाहजहां ने हुगली पुर्तगालियों से छीन ली। छीनने के बाद यह क्या हुआ, छीन ली क्योंकि अनबन हुआ था, कालांतर में फिर स्थितियां बदली। इसके फलस्वरूप आप देखेंगे, हमने देखा कि कौन कौन महत्वपूर्ण गवर्नर थे और उनके काल में क्या क्या स्थितियां बदली और क्या नियम का परिवर्तन हुआ। आप ध्यान रखेंगे, पुर्तगाली गवर्नर जो थे भारत के साथ व्यापार करने के लिए ये मुद्रा का उपयोग नहीं किए। ये वहां से सोना, चांदी और बहुमूल्य रत्न लेकर के आते थे। कहा जाता है कि लगभग 1,70,000 क्रूजेडा, वहां का मुद्रा जो था 1,70,000 क्रूजेडा मूल्य के सोने, चांदी और बहुमूल्य वस्तुएं पुर्तगाली प्रति वर्ष लाते थे भारत में, और उसके माध्यम से वो मसालों का और उपभोग की वस्तुओं का व्यापार करते थे। इसी सिलसिले में हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जी, वो प्रति वर्ष 1,70,000 क्रूजेडा के बहुमूल्य वस्तु लाते थे व्यापार करने के लिए। अब देखेंगे नेक्स्ट गवर्नर अल्फांसो डी सूजा, जिसका समय 1542 से 45 ईस्वी था भारत में। इसके साथ जेसुई संत फ्रांसिस्को जेवियर, याद रखेंगे, फ्रांसिस्को जेवियर भारत आया था। पूछ लिया जाता है, फ्रांसिस्को जेवियर जो था, जेसुई संत फ्रांसिस्को जेवियर जो था, वो किसके काल में आया था? तो आप ध्यान रखेंगे, अल्फांसो डिसूजा के समय जेसुई संत जो था, वो फ्रांसिस्को जेवियर भारत आया था, ध्यान रखेंगे। और इसी के फलस्वरूप आप ध्यान रखेंगे, गोवा, दमन और दीव 1961 तक पुर्तगालियों के कब्जे में रहा, अधिकार में रहा। गोवा, दमन और दीव 1961 तक पुर्तगालियों के अधीन रहा। लेकिन 1961 के बाद भारत सरकार जो थी, भारत सरकार सैन्य कार्यवाही के माध्यम से, आप ध्यान रखेंगे, सैन्य कार्यवाही के माध्यम से गोवा, दमन और दीव को छुड़ाया, अपने कब्जे में लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे हम लोग कि पुर्तगाली जब भारत में आए, अपने व्यापार को स्थापित किए, साथ ही शासन तंत्र को स्थापित किए, और बहुत तरह तरह के नियमों के माध्यम से वो अपने तंत्र को स्थापित करने में सफल रहे। इसी के फलस्वरूप हम देखेंगे, जब भारत में जब आए पुर्तगाली, तो उनका प्रभाव क्या रहा, प्रभाव को देखेंगे। जब पुर्तगाली आए तो यहाँ पर भारत में कुछ नई वस्तुओं की खेती प्रारंभ हुई, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है तंबाकू, आलू और मक्का। ये तीन फसलें थी जो पुर्तगालियों के आगमन से भारत में शुरू हुई। पहला था तंबाकू, आलू और मक्का, ध्यान रखेंगे। और यह पुर्तगाली मध्य अमेरिका से लेकर के आए थे। क्या? तंबाकू, आलू और मक्का जो था, पुर्तगालियों के आगमन से ही भारत में इसकी उपज शुरू हुई, इसकी शुरुआत हुई, खेती प्रारंभ हुई। और यह जो था, ये मध्य अमेरिका से लेकर के आए थे। इसके साथ ही कुछ नए फल की खेती भी शुरुआत हुई, जिसमें पपीता
और अनानास। फसल में देखिए तंबाकू, आलू और मक्का जो मध्य अमेरिका से लेकर के आए थे। इसके साथ ही कुछ नए फल थे जिसमें पपीता और अनानास की भी खेती पुर्तगालियों के आगमन से ही शुरू हुई। इसी के फलस्वरूप आप देखेंगे 1556 ईस्वी में गोवा में 1556 ईस्वी में गोवा में पुर्तगालियों ने पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में गोवा में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई और इस प्रिंटिंग प्रेस में पहली बार प्रिंट होने वाली पुस्तक आयुर्वेद पर थी। आयुर्वेद पर ध्यान रखेंगे। और इन्हीं के पुर्तगालियों के आगमन से ही यूरोप में प्रचलित यांत्रिक घड़ी भी भारत में आई। यांत्रिक घड़ी भी भारत में आई और इसी के साथ ही गुजरात में और कालीकट में जहाज निर्माण शुरू हुआ। पुर्तगालियों का प्रभाव हम लोग देख रहे हैं। पुर्तगालियों का प्रभाव ये हुआ कि ये गुजरात में और कालीकट में इन लोगों के आगमन के फलस्वरूप क्या हुआ, जहाज निर्माण की व्यवस्था की गई और इसकी शुरुआत हुई। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको पता है, जब भी कोई साम्राज्य या कोई देश दूसरे देश में जाता है तो अपने साथ वो अपनी सभ्यता और संस्कृति को भी ले जाता है। इसी के फलस्वरूप आप देखेंगे पुर्तगालियों के आगमन से भारत में गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत हुई जिसका नाम जर्मनी के गोथिक जाति के नाम पर इस कला का नाम पड़ा और पुर्तगालियों के आगमन से ही गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत इंडिया में हुई। इस कला में देखा जाए कि बहुमंजिले इमारतों पर 3 कोने मेहराब बनाए जाते हैं।